गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है। जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं और उसमें हमारा 4th लेसन है कि कैलकुलेशन ऑफ मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ और आपके लिए इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। उसके 3 मेथड हमारे पास हैं। 3 मेथड हैं जिसमें कि वैल्यू एडिड मेथड है नंबर 1, दूसरा है इनकम मेथड और थर्ड हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों को कैलकुलेट करके हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन तीनों का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है, यानी कि तीनों के अंदर जो आइटम्स हम लेंगे वो अलग अलग होंगे। वैल्यू एडिशन के आइटम्स अलग हैं और इनकम मेथड के अंदर अलग हैं और एक्सपेंडिचर मेथड में। तो यहाँ पर मैं आपको आज वैल्यू एडिड मेथड के बारे में बता रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। इसकी जितनी भी डिटेल्स है मैं सारी इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। अगर आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंटिन्यूस इस वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको वो जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा एग्जैक्टली आप उसको तब सीख पाएंगे जब आप सम्स को कैलकुलेट करके देखेंगे और इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे। और वहाँ क्योंकि डिफरेंट टाइप के पार्टिकुलर्स आइटम्स आपको दिए होंगे, तो कौन सा पार्टिकुलर कौन सा आइटम कब यूज़ होगा तो वो प्रैक्टिस के दौरान आपको पता चल पाएगा। लेकिन ये नेट सेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। तो वैल्यू एडिड मेथड का मतलब सबसे पहले ये समझिए कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है। कि वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि जिसने वैल्यू एडिशन किया, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको हमने कितना पैसा दिया है, वही हमें जो है मेन हमारा वैल्यू एडिशन है। एग्जाम्पल के रूप में कि मान लीजिए हमारे पास वुड है काफ़ी सारी, वो हमने 500 रुपीज़ में परचेज की। अब हमने उस वुड को फर्नीचर में चेंज कर दिया और उसको टेबल या चेयर बना करके 1000 रुपीज़ में हमने उसको सेल किया। तो 500 की जो वुड थी वो इंटरमीडिएट थी। अब हमने 1000 रुपीज़ में जो फर्नीचर सेल किया उसको रॉ मटेरियल से फाइनल गुड में किसने चेंज किया? फॉर एग्जांपल कि कारपेंटर ने। तो कारपेंटर को हमने कितना पैसा दिया वो वैल्यू एडिशन कहलाएगा। लेकिन जो कारपेंटर को हमने पैसा दिया है वो नेट वैल्यू एडिशन नहीं है, क्योंकि कारपेंटर ने अपने कैपिटल गुड्स को यूज़ किया था। मान लीजिए उसने मशीन को यूज़ किया था लकड़ी को काटने के लिए, दूसरा प्लेनर जिसको कि रंदा बोलते हैं वो लगाया था उस लकड़ी को ठीक करने के लिए। उसके अंदर कुछ नेल्स वगैरह का यूज़ किया, कुछ स्क्रू वगैरह का, कुछ दूसरी आइटम्स को उसने यूज़ किया, शायद पेंट भी किया। तो ये सारी चीज़ें उसकी इंटरमीडिएट कहलाएंगी। कैपिटल गुड का यूज़ रहा है और उसका, तो इस तरह से उसको अगर हम उसकी टोटल जो उसको 500 रुपीज़ दिए उसमें से उसने और किन आइटम्स को यूज़ किया वो चीज़ें अगर उसमें से लेस कर देते हैं तो नेट सेल में हमारे पास आ जाएगा कि हमने कारपेंटर को कितना पैसा दिया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि हम बात करेंगे नेट वैल्यू एडिड की। तो नेट वैल्यू एडिड अब ये मार्केट प्राइस पर भी हो सकती है और ये फैक्टर कॉस्ट पर भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट करेंगे इसको। तो फैक्टर कॉस्ट पे करने के लिए इसका जो फार्मूला होगा वो होगा सेल्स, यानी कि जो आपने बिक्री कर दिया, प्लस चेंज इन स्टॉक्स। अब चेंज इन स्टॉक्स का मीनिंग क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये डिफरेंस रहता है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे गलती कर जाते हैं एग्जाम्स के दौरान या कैलकुलेशन के दौरान, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देते हैं और सम गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस तरह से ये हमारे पास चेंज इन स्टॉक आएगा। अब ये दोनों मिला करके टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है वो बताएगा। अब टोटल प्रोडक्शन का मीनिंग आप समझ लें। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए किसी कोई फ्रिज बनाने की इंडस्ट्री है और उसने एक साल में 1000 फ्रिज को मैन्युफैक्चर किया, लेकिन 1000 एक साल में पूरे नहीं बिके, 700 बिके हैं। तो 300 उसके स्टॉक में है। ये जो चेंज इन स्टॉक मैंने बताया, तो 300 जो स्टॉक में है हम सारा पैसा जो
लेबर थी हमारे पास, जो इंजीनियर्स थे, उनको दे चुके हैं, तो ये उस साल के खर्चे में शामिल हो चुका है, उनकी इनकम बन चुकी है। खर्चा तो प्रोड्यूसर का था, लेकिन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, क्योंकि हम वैल्यू एडिशन पूछ रहे हैं, उन्होंने वैल्यू एडिशन कर दिया। इसके अलावा कुछ रॉ मटेरियल भी पड़ा था जिसके ऊपर कुछ कुछ काम हो चुका था, तो इसलिए हम सारा पैसा दे चुके हैं। उस पैसे के लिए जितना सेल हुआ वो प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब वैल्यू एडिशन कितना हुआ, लेस, इसमें से माइनस करेंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे हम इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब है मध्यवर्ती उपभोग, जो कच्चा माल हमने यूज किया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1000 और 500 की जो हमारे पास वुड थी उसको लेस कर दिया। अब हमें ये चाहिए नेट, इससे ध्यान रखिए, नेट और ग्रोस का डिफरेंस आपको पता है, डेप्रिसिएशन का होता है। हम अपनी प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब मार्केट में सामान बेचा गया है, तो जो बनाने वाला था उसने अपने प्रॉफिट में, अपनी कैपिटल में जो डेप्रिसिएशन आया था उसको ऐड कर रखा है। हमें नेट चाहिए, तो हम इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन करने के बाद हमारे पास नेट आ गया, जो कि यहाँ पर ग्रोस था। इसके बाद हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट में, क्योंकि जब मार्केट में सेल्स हुई है, तो सेल्स के अंदर जब 3 सेक्टर इकोनॉमी, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी है, ये मान लिया गया है कि टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लग चुका है, इनडायरेक्ट टैक्स लग चुका है। और ये भी मान लिया जाता है पूरे इकोनॉमी के लेवल पर कि सरकार ने कहीं ना कहीं सब्सिडी भी दी है। तो हम फैक्टर कॉस्ट पे निकलना चाहते हैं, ये मार्केट से हमने उठाया है। तो मार्केट में जब कोई कमोडिटी आई है, तो वहाँ पर उसकी जो है, उसके ऊपर टैक्स लग चुका है और सब्सिडी मिल चुकी है, तो इसको लेस कर देंगे हम NIT। NIT का मीनिंग आपको पता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। क्योंकि टैक्स जो है किसी कमोडिटी की वैल्यू को बढ़ा देता है, तो इसको तो लेस कर देंगे, और जो सब्सिडी है वो किसी कमोडिटी की वैल्यू को कम कर देती है, तो हम वही वापस वैल्यू लाने के लिए उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो इसका नेट इफेक्ट आएगा, माइनस हो जाएगा NIT। तो ये एक आपके पास बेसिक और फंडामेंटल फार्मूला बन गया है। अब इसको यूज करके आप नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी के अंदर मान लीजिए इसको नेट की बजाय मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस पर हम, ये मार्केट प्राइस पर तो ऑलरेडी है, क्योंकि सेल्स को हम शो कर रहे हैं, और सेल्स इसके अंदर पहले से ही टैक्स इंक्लूड है। तो टैक्स इंक्लूड है, तो हम इसमें से NIT लेस कर देंगे, यानी कि जो पहले वाले फार्मूले में था उसमें NIT हटा देंगे। या फिर अगर डायरेक्ट ये चेंज करना है, तो हम NIT लेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास MP आ जाएगा। अगर आपको ग्रोस दिखाना है, इसको ग्रोस दिखाना है, तो ग्रोस के लिए आप क्या करेंगे, अगर इसे ग्रोस वैल्यू एडिशन दिखाना है तो मार्केट प्राइस, तो डेप्रिसिएशन हमने नेट लाने के लिए लेस किया था, हम डेप्रिसिएशन को हटा देंगे। तो अगर स्टार्टिंग से देखें कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक में से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो आपके पास ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। अगर मार्केट प्राइस से इस वैल्यू को फैक्टर कॉस्ट पे लेके आना है, तो माइनस कर दीजिए NIT, और नेट पर लेके आना है तो माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से ये आपके पास जो है ग्रोस वैल्यू एडिड और नेट वैल्यू एडिड को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। फिर भी मैंने जब स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि अगर आपको इसके अंदर एफिशिएंसी लेके आनी है, तो आपको इसके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके अंदर डिफरेंट आइटम्स और पार्टिकुलर्स दे रखे हैं कि कौन सा पार्टिकुलर कब ऐड होगा और कब लेस होगा। वो बार बार आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, तब आप उसके अंदर पारंगत हो पाएंगे, एफिशिएंसी आपकी आ पाएगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इसका आपको मैं बताऊंगा जो सेकंड पॉइंट है इसका।